Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topics of production functions. आज हम प्रोडक्शन फंक्शंस का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे. हमने इससे पहले प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर किया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, एपी एंड एमपी एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ इंक्रीजिंग टर्म टू अ फैक्टर या डिक्रीजिंग टर्म टू अ फैक्टर्स. आज हम करने वाले हैं कि दिस लॉज आर डिपेंड्स ऑन सम अजम्पशंस. जो ये लॉ है ये कुछ अजम्पशंस के ऊपर कैसा है, डिपेंड है. देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी लॉज आपको मिलेंगे हर लॉ किसी न किसी अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है और माइक्रो इकोनॉमिक्स ही अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है. अगर कुछ एज्यूम कर चलते हो तभी ये इकोनॉमिक्स जो हम स्टडी कर रहे हैं ये सक्सेस है, अदरवाइज ये सक्सेस नहीं हो पाएगी. तो हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की. वो कुछ लॉज के ऊपर कैसा है, डिपेंड है. वो लॉज क्या क्या है, वो क्या लॉ है. तो assumptions of this law, first is ratio in which factor or productions are combined can be changed. जो रेशियो है इन फैक्टर्स की, फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स की क्या हो सकती है, कंबाइंड चेंज हो सकती है. क्या हो सकती है, कंबाइंडली चेंज हो सकती है. सेकंड, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. जो आप वेरिएबल फैक्टर यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, वेरिएबल फैक्टर जो आप यूज कर रहे हो वो कैसे होने चाहिए, शुड बी होमोजेनियस एंड इक्वली एफिशिएंट. मतलब एक जैसे हो सारे वेरिएबल फैक्टर और इक्वली एफिशिएंट हो. ऐसा ना हो कि हेटेरोजेनियस आप वेरिएबल फैक्टर ले लो. इट मींस एक तो ऐसी लेबर लो जिसके अंदर जो ऐसी जो काफी डिजीज है, उसको बहुत सारी बीमारियां हैं, और दूसरा क्या है कि एक ऐसी लेबर है जो अच्छी हट्टी है, बहुत अच्छे से काम कर सकती है. तो दोनों लेबर का 1 by 1 भी इंक्रीज करोगे तो भी प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट है. एक को तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा रिड्यूस होगा, फिर दूसरी लगाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा. तो कह रहा है या फिर हम एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड है. कैसी लेबर है, स्किल्ड और अनस्किल्ड. तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो लेबर है वो कैसी होनी चाहिए, इक्वली एफिशिएंट होनी चाहिए. एक जैसी जो लेबर है एक जैसी होनी चाहिए, उसमें कोई भी डिफरेंस ना हो. इस टाइप की लेबर क्या करनी है, यूज करनी है, वेरिएबल फैक्टर यूज करने हैं और उनको 1 by 1 यूज किया जाना है. ये भी ध्यान रखना है कैसे यूज किया जाना है, 1 by 1 यूज किया जाना है. ऐसा नहीं है एक बार वन टाइम यूज 1 लेबर, सेकंड टाइम यू यूज 3 और 4 लेबर्स. ऐसा नहीं होना चाहिए. हर बार जो लेबर है वो 1 by 1 ही क्या होनी चाहिए, यूज होनी चाहिए. थर्ड है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज. जिस टेक्नोलॉजी से आप काम कर रहे हो, सपोज एग्रीकल्चर आउटपुट आप निकाल रहे हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो, आप थ्रू द लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कर रहे हो, थ्रू द कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कर रहे हो. जो टेक्नोलॉजी आप शुरू में लेकर चले हो टेक्नोलॉजी वो ही रहनी चाहिए. टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज नहीं आना चाहिए. क्लियर हो गया सभी को. तो देखो ये तीन जो अजम्पशंस हैं, अगर ये अजम्पशंस फॉलो होंगी तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये भी क्या होगा, फॉलो होने वाला है. अब है नेक्स्ट हमारा पोस्टपोनमेंट ऑफ दिस लॉ. इस लॉ को क्या किया जाता है, पोस्टपोन भी किया जा सकता है. वो किस सिचुएशंस में होगा, देखो सिचुएशन में किसमें होगा, जब इस लॉ को अप्लाई क्या ये अब जो लॉ है वो क्या, ये भी मान लीजिए हम लोग क्या हो जाए, फेल हो जाए या फिर ये लॉ अप्लाई ना हो. किस सिचुएशन में, when there is improvement in technology. अगर आपने क्या कर लिया, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर लिया. सपोज आप पहले काम करते थे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से, किससे काम करते थे, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से, एलआईटी से. अब आप काम किससे कर रहे हो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से. तो ऑटोमेटिकली देखो मशीन से किया गया काम और लेबर से किया गया काम दोनों में बहुत डिफरेंस है. क्योंकि जो लेबर है, लेबर तो आफ्टर 10 आवर 16 आवर थक जाएगी, उसे फैटिग मतलब थकावट जो होती है, फैटिग स्टडी की जरूरत होती है. बट ऐसा मशीनरी में नहीं होता. मशीनरी को 24 आवर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो. जब मशीनरी 24 आवर यूज होगी तो 24 आवर में पूरा आउटपुट भी निकाल सकती है. इट मींस कि ये जो लॉ है पोस्टपोन की सिचुएशन हो सकता है जब आप टेक्नोलॉजी को क्या कर दो, चेंज कर दो. यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कह रहा है कि ग्रेटर आउटपुट इज अचीव्ड विद द सेम इनपुट. इनपुट वही है, सेम है, बट उस सेम इनपुट से आप बहुत ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो. क्योंकि उससे क्या होगा, कॉस्ट बेनिफिट होगी, टाइम बेनिफिट्स होगा, टाइम नहीं लगेगी, कॉस्ट भी कम से कम आएगी, वेस्टेज कम से कम होगी. अगर वर्क किससे कराया जा रहा है, थ्रू द मशीनरी वर्क कराया जा रहा है. क्लियर हो गया. फिर है सेकंड,
when some substitutes of fixed factors is discovered, अगर उस टाइम उस फिक्स फैक्टर्स का कोई सब्स्टिट्यूट्स क्या हो जाए, डिस्कवर हो जाए। जैसे हमने 1 हेक्टेयर लैंड ली थी, वही अगर हमें पता चल जाए कि हमारे पास हाफ एंड हाफ जो हेक्टेयर लैंड है और भी अवेलेबल है, तो जो बची हुई लेबर है उसको वहां पर लगा देंगे और आउटपुट निकाल सकते हैं। यानी कि अगर उस फिक्स फैक्टर्स का कोई सब्स्टिट्यूट्स क्या हो जाए, डिस्कवर हो जाए, सो दैट कांस्टेंट ऑफ फिक्स फैक्टर इज रिमूव। जो कांस्टेंट था मतलब कि ये कहा गया था कि जो फैक्टर है ये कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, जो सिचुएशन है वो रिमूव हो जाएगी, हट जाएगी। However, जबकि such a situation is very rare, ऐसी जो situations होती हैं बहुत रेयर होता है कि ऐसा हो, if not possible, यदि ये possible नहीं होता। देखो ये है, ये possible नहीं होता। ये तो थे जिस लॉ के ऊपर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कैसा है, डिपेंड है, और ये क्या है, पोस्टपोन लॉ, कि अगर इनको यूज किया जाए तो इस लॉ को क्या किया जा सकता है, पोस्टपोन मतलब इसको हटाया भी, रिमूव भी किया जा सकता है। क्लियर हो गया। अब हम करेंगे सिग्निफिकेंसेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंसेस है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंसेस ऑफ स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था उसकी 3 स्टेजेस थी। फर्स्ट इंक्रीजिंग टर्म टू ए फैक्टर, सेकंड डिक्रीजिंग टर्म टू ए फैक्टर, एंड लास्ट का नेगेटिव टर्म टू अ फैक्टर। अब इन तीनों फेजेस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या सिग्निफिकेंसेस है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन होता है, विल यू स्टॉप इन स्टेज फर्स्ट इन प्रोडक्शन। अगर आप एक प्रोड्यूसर्स हो, सपोज आप कौन एक प्रोड्यूसर्स हो, आपसे पूछा जाता है कि क्या आप फर्स्ट स्टेज के अंदर अपना प्रोडक्शन है वो स्टॉप कर दोगे, तो आप कहोगे मैडम फर्स्ट में तो क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, करना चाहिए। और दूसरे फेज में तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो वहां तो हमें स्टॉप कर देना चाहिए। जनरली तो यही सोचते हैं कि देखो फर्स्ट में तो बढ़ती दर से बढ़ रहा है और सेकंड स्टेज में वो घटती दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ तो रहा है बट रेट क्या है उसकी, डिक्रीजिंग रेट है। तो अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो आप क्या करना चाहोगे। तो यहाँ पर हमारे माइंड के अंदर दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि क्या करें, फर्स्ट स्टेज में रहने दें प्रोडक्शंस को क्योंकि इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, हर बार इंक्रीज हो रहा है, या सेकंड फेज में जाएं, ये देखें कि मैक्सिमम आउटपुट क्या होगा। तो आप एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में स्टॉप नहीं होना है। बस ये तो आंसर भी यही है, नो, the producers will not be stopped productions in first phases of law of variable proportions. एक प्रोड्यूसर्स को कभी भी नेवर भी स्टॉप, कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, स्टॉप नहीं करना चाहिए प्रोडक्शंस इन फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज के अंदर प्रोडक्शंस को कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए। अब ये स्टॉप क्यों नहीं करना चाहिए, देखो फर्स्ट में ठीक है, मानते हैं कि आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीजिंग रेट से क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, बट यहाँ आप कोई मैक्सिमम आउटपुट रिसीव नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे, मैक्सिमम आउटपुट। आपको यही नहीं पता जो मेरे पास फिक्स फैक्टर है उसकी एक्चुअली में कैपेसिटी कितनी है, एक्चुअली में उसका जो कहना पोटेंशियल आउटपुट कितना है, कितना आउटपुट आने वाला है, वो आपको नहीं पता। तो आपको सबसे पहले तो उस पोटेंशियल आउटपुट को लेना है कि मैं कितना पोटेंशियल आउटपुट रिसीव कर सकता हूँ, कितना पोटेंशियल आउटपुट गेन कर सकता हूँ, पहले आपको ये देखना है। अगर फर्स्ट फेज में आप स्टॉप हो गए, फर्स्ट फेज में आपने प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया, तो आप कभी भी क्या मैक्सिमम आउटपुट को रिसीव नहीं कर पाओगे। किसको रिसीव नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम आउटपुट को रिसीव नहीं कर पाओगे अगर फर्स्ट स्टेज में क्या कर दिया, आपने आउटपुट स्टॉप कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन है, विल यू एंटर इन स्टेज थर्ड ऑफ प्रोडक्शन। क्या आप इस थर्ड स्टेज में, जो प्रोडक्शन की थर्ड स्टेज है, इसके अंदर आप एंटर करना चाहोगे। तो आपने देखा कि यहाँ कितना आउटपुट है, मैक्सिमम आउटपुट, ये सपोज 100 यूनिट का मैक्सिमम आउटपुट है। इससे आगे अगर आपने लेबर यूज की तो आपका आउटपुट कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। तो क्या आप इस थर्ड स्टेज में जाना चाहोगे। तो इसमें तो कोई भी बता देगा, जिस प्रोड्यूसर्स को नॉलेज भी नहीं होगी, स्किल्स भी नहीं होगा, वो भी बता देगा कि मैं थर्ड स्टेज में एंटर नहीं करूंगा क्योंकि वहां आउटपुट क्या हो रहा है, गिर रहा है। मैं लेबर बढ़ा रहा हूँ, वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहा हूँ, बट जो आउटपुट है वो क्या हो रहा है, बढ़ने की बजाय गिर रहा है। तो
थर्ड स्टेज में तो वो क्या नहीं करेगा, कभी भी एंटर नहीं करना चाहेगा। हाँ, अगर ये पूछा जाए कि क्या आप सेकंड फेज में, तो आप एज ए प्रोड्यूसर कौन से फेज में काम करना पसंद करोगे, तो इन सेकंड स्टेज, इन सेकंड स्टेज। यहाँ पर आउटपुट क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज तो हो रहा है, बट यहाँ पर प्रोड्यूसर्स विल गेट मैक्सिमम आउटपुट। यहाँ प्रोड्यूसर्स क्या रिसीव कर पा रहा है, मैक्सिमम आउटपुट, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जिसे वो क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है, वो मैक्सिमम आउटपुट वो यहाँ पर ले पा रहा है। इसलिए एज अ प्रोड्यूसर सबसे बेस्ट, सबसे बेटर जो स्टेज है वो कौन सी है, सेकंड स्टेज है। कौन सी स्टेज है, सेकंड स्टेज, जिसके अंदर प्रोड्यूसर क्या करना चाहेगा, काम करना चाहेगा। क्लियर हो गया। तो ये तीन फेजेस हैं ना। देखो फर्स्ट फेज के अंदर किसी भी प्रोड्यूसर्स को अपना प्रोडक्शन क्या नहीं करना चाहिए, स्टॉप नहीं करना चाहिए। दूसरा, थर्ड फेज में एज अ प्रोड्यूसर कभी भी एंटर नहीं करना है। अगर आप एज अ प्रोड्यूसर मैक्सिमम आउटपुट रिसीव करना चाहते हो, और जब तक मैक्सिमम आउटपुट नहीं आएगा मैक्सिमम प्रॉफिट भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। इसीलिए एज अ प्रोड्यूसर्स आपको सेकंड फेज में क्या करना है, वर्क करना है, क्योंकि सेकंड फेज कैसा फेज है जहां पर मैक्सिमम आउटपुट को रिसीव किया जा सकता है। तो तीन फेज हमने कर लिए, इंक्रीजिंग कंट्रोल फैक्टर, डिक्रीजिंग कंट्रोल फैक्टर, नेगेटिव कंट्रोल फैक्टर। एक सिचुएशंस और है, अब सिचुएशंस ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर, कि कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर्स क्या है। तो कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर्स का मीनिंग है व्हेन टीपी मैक्सिमम, व्हेन टीपी मैक्सिमम, तो एमपी क्या होता है वहां पर 0। जब टीपी कैसा होता है, मैक्सिमम, टीपी कांस्टेंट है, टीपी हर बार कांस्टेंट आएगा, तो एमपी है वो एमपी कैसा होगा उस टाइम, 0 होगा। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट फेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अगर इसको एज अ जियोमेट्रिकली वे देखा जाए, किस वे में देखा जाए, जियोमेट्रिकली वे देखा जाए, तो आप इसको किस किस फेज के अंदर स्टडी कर सकते हो, तो वो हम देखते हैं। देखो टीपी को बना रहने देते हैं। फर्स्ट क्या था, इंक्रीजिंग टर्न टू अ फैक्टर, टीपी और एनपी, ओएक्स एंड ओवाई, ओएक्स एंड ओवाई, ये क्या है, लेबर, लेबर, और यहाँ पर टीपी, और ये क्या है, एमपी। फर्स्ट फेज है इंक्रीजिंग टर्न टू अ फैक्टर, तो ये वाला फेज, व्हेन टीपी, टीपी जब इस शेप में चलता है, जब टीपी इस शेप में होगा तो एमपी क्या होगा, इंक्रीज। ये कौन सा फेज है, व्हेन इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। कौन सा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, तो एमपी इंक्रीज। सेकंड फेज क्या है, सेकंड फेज के अंदर ओएक्स ओवाई, लेबर, टीपी, ओएक्स ओवाई, लेबर है एंड एमपी। सेकंड है टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, तो टीपी इस रेट में है, इस शेप में है, तो एमपी क्या हो रहा है, डिक्लाइन। एमपी क्या हो रहा है, डिक्लाइन। देखो फर्स्ट फेज ये था, टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इंक्रीज, टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, तो एमपी डिक्रीज। ओएक्स ओवाई, ओएक्स and over. Same labor, TP, labor and TP. Labor and TP. अब है कि यहाँ पर TP कैसा है, TP क्या हो रहा है, डिक्लाइन। MP 0 और नेगेटिव, TP कैसा है, नहीं, MP कैसे, सॉरी, नेगेटिव हो गया। यहाँ क्लियर हो गया। जहां पर टीपी है, टीपी क्या है, कांस्टेंट है, टीपी कैसा है, कांस्टेंट है, एमपी कैसा होता है उस टाइम, 0 होता है। क्लियर हो गया। ये हमारे क्या है, डिफरेंट फेजेस हैं, जहां पर हमने जियोमेट्रिकली वे क्या किया, इसको एक्सप्लेन किया है। इंक्रीजिंग टर्न टू अ फैक्टर, डिक्रीजिंग टर्न टू अ फैक्टर एंड नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर्स। क्लियर हो गया। और इसका थर्ड फेज ये भी हो सकता है, सॉरी फोर्थ में, ओएक्स ओवाई, लेबर, टीपी, लेबर और एमपी।
when TP increase at constant rate, जैसे कि TP increase हो रहा हर बार 10, 15, 20, 25, 30, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है तो MP हर बार कैसा होगा, कांस्टेंट, क्योंकि MP जब आप निकालोगे क्या 5, 5, 5 एंड 5। क्लियर हो गया, हमें क्लियर हो गया सभी को। तो टीपी एट इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, तो एमपी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इट मींस कि एमपी इज द रेट ऑफ टीपी। जो एमपी है मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो किसकी रेट है, टीपी की रेट है। क्लियर हो गया। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया, मैं एक बार आपको एज ए समरी बता देती हूँ। सबसे पहले हमने किया था प्रोडक्शंस क्या है, फिर प्रोडक्शन फंक्शंस क्या है, प्रोडक्शन फंक्शंस के अंदर जो फैक्टर्स है वो यूज होते हैं, फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स, टाइम पीरियड 2 थे, 2 शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। हमारे सब्जेक्ट्स में केवल किसकी स्टडी की है हमने, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शंस, क्योंकि वही हमारे 11th के सिलेबस में है। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन से टीपी, एपी एंड एमपी, फिर है उसका लॉग, वेरिएबल प्रोपोर्शंस, उसके डिफरेंट फेजेस और उसकी ज्योमेट्रिकली क्लासिफिकेशंस की हम इसको एज ए ज्योमेट्रिकली कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये चार हमने क्या बताया, उसके फेजेस बताए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर हो गया सभी को।